और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान को डर लग रहा है, खौफ में है पाकिस्तान, डरे पाक की परमाणु धमकी। पाकिस्तान धमकी दे रहा है और भारत की तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय सेना ने तैयारी का वीडियो जारी किया है, किस तरह भारतीय सेना जंग के मैदान की तैयारी कर रही है। तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की हैं। युद्ध क्षेत्र की पूरी तैयारी भारतीय आर्मी ने कर ली है। यह उसकी एक तस्वीर है और यह तस्वीर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है। इस कदर खौफ में पाकिस्तान की सेना ने भी एक वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना का वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान बता रहा है कि वो भी तैयारी कर रहा है। और इस बीच देखिए, जहां न सिर्फ जमीन भारत ने समंदर से एक और मिसाइल टेस्ट कर दी है, एक और रॉकेट दाग दिया है भारत ने, भारतीय वायु नेवी ने, भारतीय जल सेना ने। हिंदुस्तान ने यह पिछले 4 दिन में दूसरा मिसाइल परीक्षण किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, खबर यह है कि शहरी इलाकों से, शहरों से टैंक जो है ट्रक पर रखकर रवाना किए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, टैंक रखा हुआ है, लाइन से पूरी कतार है लंबी चौड़ी। अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीर आ रही है। बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान अपने टैंक भेज रहा है, इस कदर भारत से डर गया है। ये तो बॉर्डर की तैयारियां हैं, ये नेवी भी तैयारी कर रही है, आर्मी भी तैयारी कर रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर देखिए, कश्मीर के अंदर एक्शन तेज हो गया है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मिलिट्री ऑपरेशंस भी लगातार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। साथ ही देखिए, आतंकियों का घर भी उड़ाया जा रहा है। यह अदनान डार का घर है जो कल सेना ने उड़ाया था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और आतंकी का घर उड़ा दिया है। तारुल अहमद का घर बताया जा रहा है। ये अदनान डार का घर है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो तारुल अहमद के घर को सेना ने उड़ाया। एक एक कर आतंकियों के सारे ठिकाने तबाह हो रहे हैं। और भारतीय सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ ने देखिए बॉर्डर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है कि बॉर्डर पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये सीधे बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। रेगिस्तान के दरमियान किस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हर वक्त निगहबानी कर रही है।
मोदी का ऐलान और भारत का कड़ा एक्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान परमाणु चिल्लाने लगा। शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत कब और कैसे हमला कर देगा। अटैक के खौफ में उसके बड़े बड़े मंत्री सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं, परमाणु हथियार और मिसाइल से वार। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको खत्म करने के दर पे है। बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वो सालों से अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण तक नहीं कर पाया। जिस शाहीन गौरी मिसाइल का वो दम भर रहा है, उन्हें चलाने का उसमें कितना दम है उसे भी नहीं मालूम। जबकि भारत ने बिना हल्ला मचाए ऐसी तैयारी की है कि पाकिस्तान ने परमाणु का एक गोला भी दागा तो वो उसे मिटाने में पल भर भी देर नहीं लगाएगा। और आइए अब आपको बताऊं, पाकिस्तान अपनी परमाणु की शेखी बघार रहा है, लेकिन पाकिस्तानी परमाणु का सच आज दुनिया के सामने आ रहा है। देखिए, पहले पाकिस्तान क्या लंबी लंबी डींगे मार रहा है। मोदी के एक्शन से डरा पाकिस्तान परमाणु धमकी पर उतर आया है। पाकिस्तान के 5 मंत्री अब तक परमाणु की धमकी दे चुके हैं। डिप्टी पीएम से लेकर रक्षा मंत्री तक परमाणु हथियार की बात कर चुके हैं। अब परमाणु बम वाली धमकी उनके रेल मंत्री हनीफ अब्बासी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने शाहीन, गौरी, गजनबी सजाने के लिए नहीं रखी है, परमाणु हथियारों से लैस 130 मिसाइलें भारत के लिए रखी हैं। भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो उसकी सांसें रोक देंगे। हमने देश भर में कई ठिकानों पर अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। हमारे परमाणु हथियार और मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। भारत जानता है हमारे पास परमाणु बम है, इसलिए हमला नहीं कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर नई धमकी दे रहा है, वहीं परमाणु पावर पर पाकिस्तान की नई रिपोर्ट उसे परेशान कर देगी। जी हां, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS ने नई रिपोर्ट सामने लेकर आई। FAS रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। FAS के मुताबिक पाक के पास 170 और भारत के पास 180 परमाणु बम है। करीब 20 साल बाद परमाणु बम की रेस में भारत ने पाक को पीछे छोड़ दिया। भारत ने हल्ला नहीं मचाया, बल्कि खामोशी से परमाणु ताकत बढ़ाता रहा। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। इसका परीक्षण सोचिए, पाकिस्तान ने पिछले 3 साल से नहीं किया। 3 साल पहले किया था, उसके बाद से टेस्ट नहीं किया। जबकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। भारत ने पिछले साल ही अग्नि 5 को टेस्ट किया तो कई देश हैरान हो गए। परमाणु हथियारों से लैस अग्नि 5 अमेरिका और यूरोप तक हमले में सक्षम है। मतलब पूरा पाकिस्तान और चीन अग्नि 5 मिसाइल की जद में आ सकता है। अग्नि 5 MIRV तकनीक से लैस है, यानी कई लक्ष्य एक साथ भेज सकती है। ये अमेरिका, चीन, रूस के अलावा सिर्फ भारत के पास ही यह ताकत मौजूद है। और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड बनाने का काम भी पूरा कर लिया है। मतलब भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास ना ऐसी तकनीक है और ना इसे रोकने की कोई क्षमता और ताकत है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के उन नेता और मंत्रियों को जो रोज आकर एक नया शिगुफा छेड़ रहे हैं, अपने परमाणु का झूठ दुनिया के सामने रख रहे हैं। सुनिए। कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी
तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जमीन से ऊपर लाता है तो क्या भारत उसे देखता रहेगा, वेट करेगा? इजराइल उसको देखता रहेगा, वेट करेगा? क्यों नहीं हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे? क्योंकि किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना एक दुश्मन कंट्री के लिए उसके अगेंस्ट प्रिकॉशन लेना है। अगर पाकिस्तान अपना बम बाहर निकालता है, लॉन्च करने की पैड पर लेकर जाता है, इस दौरान इंडिया की आंखें बंद नहीं है, इंडिया के रडार बंद नहीं है, इंडिया के सैटेलाइट बंद नहीं है, सब चीजें खुली हैं और वो स्ट्राइक होने से पहले भी तो काउंटर स्ट्राइक हो सकती है। पाकिस्तान पिछले 4 दिन से परमाणु बम की धमकी दे रहा है, तो हम देश के लोगों के पास गए और लोगों से पूछा। पाकिस्तान कह रहा है हमने सजाने के लिए परमाणु बम नहीं खरीदे, परमाणु बम नहीं बनाए। तो सुनिए जरा भारतीय इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान अगर धमकियां दे रहा है कि हमने परमाणु बम रखे हैं चलाने के लिए, सजाने के लिए नहीं, तो इधर सामने कैमरा मारो। ये जो बीएसएफ की जो फौज अलर्ट हुई है, तो ये हमने कोई बिठाने के लिए नहीं रखी, हमने भी इनको अलर्ट कर रखा है। उनको बोलो कि वो परमाणु बम उनके पास ही रह जाएंगे, जो हमारे पास इंडिया में है, तो उनके तो अपना 1 रुपया भी नहीं है वो एक लगाया जाए। 4 वॉर हमसे पिट चुका है, एक बार नहीं 4 बार, और उसके बावजूद भी उसको अकल नहीं आ रही कि धमकी पे धमकी दे जा रहा है। ये कायराना खेल खेलना वो बंद कर दे। कदम उठाएं, मोदी जी इधर से उठा देंगे, जब इधर से उठा देंगे खत्म हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अभी पाकिस्तान के पास ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, तो जो थोड़ी बहुत धरती बची है वो भी खत्म हो जाएगी। ये परमाणु बम का भारत इंतजार कर रहा है। एक बार जरा सेवा करने का मौका मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसका परमाणु बम कितना है। इंडिया भी तो परमाणु बम है और वो पूरा वो चला देगा तो पाकिस्तान का तो नामो निशान ही खत्म हो जाना है। नहीं चला सकते हो, वो नहीं चला सकते, उन्हें हिम्मत नहीं है चलाने वाली, कोई वो नहीं चला सकते, उनके पास हिम्मत नहीं है। भारत अब डरता नहीं है, और परमाणु बम अगर उनके पास है हमारे पास भी है, मगर ये कोई सलूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि जो है हम परमाणु बम छोड़ेंगे, और अगर मेरे मोदी जी एक्शन ले लिए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा बिगड़ेगा, लेकिन उनके खाने के लाले लग जाए। कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास, सारा फोकियां धमकियां दे रहा है, समझ रहे हो ना। खाने पानी से तो वो डर रहा है, पानी बंद हुआ है तो उसकी चीखें निकल चुकी है, कोई परमाणु नहीं छोड़ेगा, वो डर रहा है। उसके लिए तो पब्लिक ही बहुत है, जो कुछ भी करेंगे पब्लिक ही बहुत है उनके लिए, तो उनकी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अभी तक ना कुछ कर पाए हैं, ना अब तक कुछ कर पाएंगे। वो हमने जो रखा हुआ है, हम कंटिन्यूटी में अगर हम छोड़ना शुरू करेंगे तो वो तो शायद भर अपने नक्शे से हट ही जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। परमाणु बम अगर उसने सजाने के लिए नहीं रखा है तो हमने क्या दिवाली में चलाने के लिए रखा है? और हमारा एक हिस्सा मान लीजिए चला गया, वैसे तो ऐसा होना नहीं, तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से पूरा मिट जाएगा, कहीं बचेगा नहीं। भारत देश से अगर वो मुकाबला करेंगे तो उससे कई गुना भारत उनसे आगे है, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इन 5 दिनों में भारतीय सेना लाहौर में तिरंगा फहरा के आ जाती। ये पाकिस्तान है क्या? कितना हम उसको छोड़ेंगे, कितना हम उसे माफ करेंगे? अब सवाल यह कि पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान कुछ मिनट भी टिक सकता है? देखिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान का मजाक इस तरह उड़ रहा है, कोई फाइटर लेकर देखिए छत से कूद गया है तो सीधे नीचे गिराया जाता है। ये देखिए लोग पाकिस्तानी सेना का मजाक इस तरह से उड़ा रहे हैं। ये फाइटर में बैठे और पीछे से धक्का लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान अपनी जगहसाई कर रहा है। ये पाकिस्तानी फाइटर है, 4 लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, क्या पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता है? बेशक भारत के सामने उनके 5-5 मंत्री रोज बचकाना बयान दे रहे हैं, जो मंत्रियों को शोभा नहीं देता। पाकिस्तान रक्षा बजट में देखिए $7.6 बिलियन पाकिस्तान का रक्षा बजट है। भारत का 87.7 बिलियन रक्षा बजट है, लगभग 10 गुने से ज्यादा है। जीडीपी पाकिस्तान की 31 लाख करोड़ के आसपास है, 32 लाख करोड़। भारत की 301 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भारत के से 10 गुना कम है
पाकिस्तान की जीडीपी। अब देखिए विदेशी मुद्रा भंडार केवल $8 बिलियन, भारत का $678 बिलियन। यानी जंग के हालात में पाकिस्तान चींटी भी नहीं है। जंग के स्थिति में भारत के पास 80 गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। पाकिस्तान की महंगाई की हालत देखिए, 24% महंगाई दर है और भारत में 4% महंगाई दर है। अब भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। साफ है कि भारत की सैन्य तैयारी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आधुनिक हथियार, बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं और मजबूत सैन्य तंत्र। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले संसाधनों की भारी कमी है। दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं की गिनती भारत में 4थे नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तानी सेना की रैंकिंग 7वें स्थान पर थी। अब पाकिस्तानी सेना टॉप 10 से भी बाहर हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना 12वें नंबर पर पहुंच गई है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विदेशी मुद्रा भंडार में 600 बिलियन से ज्यादा। युद्ध लंबा खिंचने पर भारत अन्य देशों से हथियार खरीदेगा। पाकिस्तान का खजाना खाली है, मुश्किल से जरूरत की चीजें खरीद पा रहा है पाकिस्तान, और ऐसे में युद्ध के लिए हथियार कहां से खरीदेगा। पाकिस्तानी नौसेना के पास 8 पनडुब्बियां हैं, जिसमें से केवल 2 पनडुब्बी ही काम कर रही हैं, 6 बेकार पड़ी हैं। 6 खराब हैं जिनकी मरम्मत की जा रही है। इस वक्त पाक नौसेना भारतीय नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ये पाकिस्तानी सेना की खस्ता हालत बता रहा है। सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। खतरे वाली बात यह नजर आती है कि एटलीस्ट वो एग्रेशन चाहते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहता है, इंडिया एग्रेशन को रास्ता देना चाहता है। सो अगर ये होता है तो यहां पे मेरा ख्याल है कि रीजनल पावर्स और पर्टिकुलरली अरब ममालिक का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, ईरान का रोल बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। अब इस बीच देखिए भारत में एक्शन शुरू हो गया है। भारत में एक्शन ये कि भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज देखिए रक्षा मंत्री ने सीडीएस को बुलाया था। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्री के आवास पर मुलाकात हुई है सीडीएस की। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बीएसएफ के डीजी को गृह मंत्रालय ने बुलाया था। बीएसएफ के डीजी गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, दलजीत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहलगाम हमले पर बयान दिया। मन की बात में पीएम मोदी ने पहलगाम पर बात की है और कहा इस आतंकी हमले पर पूरा देश एक सुर में बोल रहा है। आतंकी हमले से भारतीयों का खून खौल रहा है। भरोसा दिलाता हूं कि पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर सजा मिलेगी। यह हमला आतंकियों की कायरता को दिखाता है। कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, खूब निर्माण कार्य हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में यहां बढ़ोतरी हो रही थी, रिकॉर्ड बढ़ोतरी पीएम ने कहा। लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं को मौके मिल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तबाह हो जाए, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। चुनौती के समय हमें अपने संकल्पों को मजबूत करना है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है वो पूरी दुनिया में, मुझे ग्लोबल लीडर के फोन आ रहे हैं, वो संवेदना जता रहे हैं। मतलब आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया हमारे साथ खड़ी है और हम मिलकर इन आतंकियों को करारा जवाब देंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कह रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर
खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा न्याय मिलकर रहेगा और कठोरतम जवाब दिया जाएगा, और दुश्मन को जवाब मिल रहा है। यह तस्वीर देखिए जरा, पाकिस्तान में सैलाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। झेलम के पानी में अचानक ये जो तेजी आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है वहां निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी ये जारी और मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है। बार बार कह रहा है कि भारत ने बिना जानकारी के पानी छोड़ दिया है। जब संधि स्थगित हो गई तो जानकारी किस बात की देनी है, अब तो झेलना पड़ेगा। देखिए जरा पानी कहां छिड़ा गया और झेलम कहां है, ये आप देख रहे हैं। जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, और जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज। तो सिंधु के बगल में जो आप देख रहे हैं वो झेलम है। यहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। पश्चिमी नदियां जो है सिंधु, चिनाब, झेलम, भारत जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है इसके तहत इन नदियों का पानी रोक सकता है या पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति भी आ सकती है। अब देखिए जरा झेलम में हालत क्या है, पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आना शुरू हो गया है। जो तस्वीरें आ रही है झेलम से, सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। उसे बूंद बूंद पानी का संकट भी और उसका डर सता रहा था। लग ये रहा था कि खेती और बिजली के लिए पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, लेकिन पीओके में भारत के एक कदम से अचानक दहशत मच गई है। अचानक झेलम नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मुजफ्फराबाद और उससे सटे इलाकों में वाटर इमरजेंसी लागू कर दी गई है और पूरे पाकिस्तान में झेलम से सैलाब की चर्चा चल रही है। अधिकारी लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील कर रहे हैं। मस्जिदों से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। इसके बाद नदी के किनारे से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके के अधिकारी भारत पर आरोप लगा रहे हैं, इसका भारत पर झेलम में ज्यादा पानी छोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत पहले पानी की जानकारी साझा करता था, मतलब भारत से पानी छोड़ने से पहले जरूरी सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार भारत की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पाक मीडिया का दावा है कि भारत ने उरी बांध से पानी छोड़ा और अचानक इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि हालात बेकाबू आ गए। गर्मी के महीने में ही पीओके में सैलाब से भारी खौफ मचा है और भारत ने तो अभी सिर्फ झेलम नदी में बिना बताए पानी छोड़ा है। चिनाब और सिंधु नदियां भी भारत से पाकिस्तान जाती हैं और अगर इनके पानी के साथ भी भारत ने यही किया तो सूखे की चिंता से परेशान पाक डूबने लगेगा। हालत यह हो जाएगी बद से बदतर। सुनिए जरा, एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तानी की यह रिपोर्ट है जो बता रहा है कि झेलम में किस कदर पानी बढ़ गया। सुनिए। उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। कि ये अपने जो साजो सामान है उसे यहाँ से लपेट लिया है इन्होंने, कुछ चीज़ें ले भी गए हैं जो इनकी मशीनरी वगैरह थी, कुछ बोट थी, वो यहाँ से लेके भी जा रहे हैं अभी। और ये इनका टेंट्स है या दीगर सामान है उसे क्लोज किया जा रहा है और यहाँ से ये अपनी जो तैयारी वो कर रहे हैं। तो एक एक्शन तो ये शुरू हो गया है, दूसरा एक्शन देखिए जरा। ये अटारी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर ये जो गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, भारत में थे, इन सब को वापस भेज दिया है। सब ने बैग पैक करके अटारी बॉर्डर पहुंच गए। आज आखिरी दिन था, आज अल्टीमेटम था, आज हर हाल से बॉर्डर छोड़ना था। सब पहुंच गए बॉर्डर पर और आज
इन्हें पाकिस्तान वापस जाना था क्योंकि इनकी मियाद आज खत्म हो गई है। देखिए अब तक कितने लोग वापस जा चुके हैं बॉर्डर के जरिए। पाकिस्तानियों के वापस लौटने का आज आखिरी दिन और सरकार ने इसके लिए 27 अप्रैल तक समय सीमा तय की थी। आज करीब 327 पाकिस्तानी भारत से अपने देश लौटे, जबकि अब तक 537 पाकिस्तानियों की वापसी हो चुकी है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में पाकिस्तानियों के होने की खबर है। दिल्ली में अभी भी 5000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। इसे लेकर एक लिस्ट आईबी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। पूरे देश में पाकिस्तानियों की खुफिया एजेंसी निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ एक पाकिस्तानी बचा है, जो कि 29 अप्रैल यानी 2 दिन बाद पाकिस्तान वापस लौट जाएगा। महाराष्ट्र में करीब 5000 लोग वीजा लेकर पाक से आए थे। इन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी पाकिस्तानियों को वापसी के लिए नोटिस भेजा गया है। सरकार ने मेडिकल पर आए लोगों को 29 अप्रैल तक की छूट दी है। कोई भी वीजा हो 1 मई तक हर पाकिस्तानी को भारत से लौटना है और इस समय सीमा के बाद पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से अभी तक 850 के करीब भारतीय वापस लौटे हैं। उन लोगों को सुनिए जो पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं अटारी बॉर्डर के जरिए, क्या कह रहे हैं। आपकी बहन बेटी 2 दिन में वापस जाए, आपको कैसा लगेगा? लाखों लगा के आए, जिसका हस्बैंड डायलिसिस में है। मेरा हस्बैंड, गवर्नमेंट सुनो अपील है, मेरा हस्बैंड डायलिसिस में है, फिर भी उसने मुझे भेजा कि जाओ अपने घर। एलआईजी ने कहा आपको जाना है बच्चा। 9 साल के बाद हमें वीजा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज करा हमें बगैर उसके। और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने जो भाई जिसने करा है उसको सजा दो ना आप। कितने दिन के लिए वीजा था? हमारा 1.5 महीने का था। 1.5 महीने का। कितने दिन में वापस जा रही हैं? 12 दिन। जी हमें 45 दिन का वीज़ा मिला था और अब हम 1 महीने में जा रहे हैं। और जो मेरी वाइफ थी वो इंडियन थी, उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा पैरालाइज है, उनको जाने नहीं दिया। इधर कहाँ जा रही है पाकिस्तान? शादी हुई है कराची में। कराची में शादी हुई है? किनकी? मेरी। तो कराची से अभी कितने दिन के लिए आए थे? 1.5 महीने के लिए गई थी, लेकिन 10 दिन में वापस आई। वो तो जो करेगा वही भरेगा। जो करेगा वो भरेगा। वही भरेगा। और टेंशन जो है, ये माहौल जो गर्म है, माहौल गर्म है, बस इसी टेंशन में जा रहे हैं अभी। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी भारत में आके शादी की, सीमा हैदर और सचिन से एक बच्चा हुआ उन्हें, क्या सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा? जितने पाकिस्तानी हैं वो वापस जा रहे हैं। तो आइए आपको बताता हूं सीमा हैदर इस पर क्या कह रही है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सीमा हैदर पर भी पाकिस्तान लौटने की तलवार लटक रही है। उन्होंने मोदी और योगी से भारत में रहने की इजाजत मांगी है। सीमा हैदर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, लेकिन अब भारत की बहू हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मोदी जी, योगी जी से निवेदन है कि मुझे भारत में रहने दें। उन्होंने दावा किया कि सचिन से शादी करके हिंदू धर्म अपनाया। सीमा के वकील ने कहा है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने सचिन से शादी की, उनकी बेटी का जन्म भारत में हुआ। वकील के मुताबिक सीमा की नागरिकता का संबंध सचिन है, इसलिए उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यह आदेश पाकिस्तान की नागरिकता वाले लोगों पर लागू है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया। वो नेपाल टूरिस्ट वीजा पर आई और फिर अवैध तरीके से भारत पहुंची हैं। अगर यूपी सरकार सीमा के मामले को लेकर रिपोर्ट दायर करती है तो उन्हें बिना वीजा पासपोर्ट भारत में आने पर सजा हो सकती है या फिर उन्हें वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेजा जा सकता है। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए इच्छा जताई है। राष्ट्रपति के पास उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अपील भी की है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीमा हैदर क्या कह रही। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन देश में इस कदर गुस्सा है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और वो गुस्सा है बदले का। इसी बदले के तहत इन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है जो यहां थे। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये पहलगाम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वो पहलगाम जहां पर हमला हुआ आतंकियों का। वहीं देखिए कश्मीर में
बाकायदा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही है, हर आने जाने वाले की जांच हो रही है, जो भी वहां पहुंच रहा है उनके बैग चेक हो रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है, एक एक गाड़ी को रोककर चेकिंग की जा रही है। यह कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए सिर्फ वहां नहीं, समंदर में भी किस तरह से समुद्र तट पर चेकिंग की जा रही है। ये देख रहे हैं, वहां बाकायदा बोट्स के जरिए, पोरबंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी नाव ना आने पाए इसलिए कोस्टल एरिया पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। हर नाव की जांच की जा रही है। इसीलिए भारतीय नेवी ने लगातार 4 दिन में दूसरी मिसाइल टेस्ट किए। देख रहे हैं 2 मिसाइल जो अब तक परीक्षण जिनका हुआ है, ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 बड़ी टेस्टिंग की गई है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नेवी पूरी तरह से तैयार है। क्या समंदर के जरिए कोई बड़ी तैयारी की जा रही है? भारतीय नौसेना ने आज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। नौसेना ने ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल की मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है। इसके हमले से कराची से लेकर कई शहर तबाह हो सकते हैं। टेस्ट के दौरान युद्धपोतों से कई लक्ष्यों पर सटीक हमले किए गए। इससे पहले 24 अप्रैल को भी नौसेना ने मिसाइल टेस्ट किया है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। आईएनएस सूरत ने समंदर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था। अरब सागर में जंगी जहाजों से मिसाइलों का टेस्ट जारी है। नौसेना ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को मिसाइल परीक्षण की बात कही थी। पाक अब तक अरब सागर में मिसाइल का टेस्ट नहीं कर पाया है, जबकि भारतीय नौसेना मिसाइल पर मिसाइल दाग रही है। आईएनएस विक्रांत भी अरब सागर में लगातार गश्त कर रहा है। आईएनएस विक्रांत पर 40 फाइटर जेट्स मौजूद रहते हैं। 64 बराक मिसाइलों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं। विक्रांत कराची से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक तबाही ला सकता है। भारतीय नौसेना की तैयारी के बाद पाकिस्तान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान ने अरब सागर के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि भारत पर क्या तैयारी बॉर्डर पर हो रखी है। समंदर देख लिया आपने, ये आप देखिए जरा जमीन पर, ये इंडो पाक बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त कर रही है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहां रिपब्लिक के रिपोर्टर वैभव पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो से। जरा वैभव की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है, ये फेंसिंग है और उसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके, जिसके चलते अब यहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी इस सीमा सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मजबूत है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये तस्वीरें। आंखों में सिर्फ और सिर्फ नजरें बॉर्डर पार उस पाकिस्तान की तरफ कि किसी भी तरह से यहां पर घुसपैठ को रोका जाए। अब देखिए भारत में इतना कुछ चल रहा है, नेवी मिसाइल टेस्ट कर रही है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यह पीओके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा लेटर जारी किए गए, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं क्योंकि वहां आपातकाल स्थिति है। क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत पीओके पर हमला करने वाला है? पीओके में जो आतंकी कैंप्स हैं उस पर हमला हो सकता है। देखिए जरा, पूरे पाकिस्तान को भारत के हमले का इस वक्त डर सता रहा है। पीओके में भारत भी स्ट्राइक कर सकता है। पीओके में प्रशासन ने इमरजेंसी लगा दी है। पीओके में सभी डॉक्टरों और नर्सों को तैयार रहने को कह दिया गया है।
स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी और तबादलों पर रोक लगा दी गई है। सभी अस्पतालों में कर्मचारियों से ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस चालकों को हर समय तैयार रहना है। सरकारी वाहनों का निजी इस्तेमाल नहीं करना है। लापरवाही पाए जाने पर कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होगा। पाकिस्तान में दवाओं का स्टॉक किया जा रहा है। भारत ने पाक के साथ व्यापार पर रोक लगा दी। पाकिस्तान जरूरत की सबसे ज्यादा दवाएं भारत से खरीदता था। युद्ध की स्थिति में निपटने के लिए दवाओं का स्टॉक किया जा रहा है। दवा की आपूर्ति करने के लिए इमरजेंसी तैयारी शुरू कर दी गई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, वो भी डरे सहमे और घबराए हुए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुनिए। एक मुश्किल मरहला तो है, लेकिन अगर हम दिफा पे मजबूर हो जाते हैं और एक ताकत जो है वो जारहियत का इर्तिकाब करता है, तो फिर तो मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लेकिन दोनों मुआहिदात हैं और स्टेट्स जो हैं वो बैनुल अक़वामी फोरम पर पाबंद होते हैं इस किस्म की जो ट्रीटीज होती हैं जो। तो अगर आज कोई एक मुल्क भी एक ऐसा मुआहिदा जिसका बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ भी ताल्लुक़ हो और वो भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसको मुअत्तल करता है या उसको तोड़ता है, तो ये एक रीत चल पड़ेगी और इसका दुनिया जो है जगह जगह पर गलत फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगी। तो ये वही उनकी गैर सियासी और जज्बाती रविश है जो उन्होंने इख्तियार की है और उस जज्बाती रविश में वो कदम कदम पर गलती करते चले जा रहे हैं। मैंने एक ही जुमले में बात मुकम्मल कर ली कि सारे फैसले उसके बिल्कुल जज्बाती और गैर संजीदा और किसी तरह भी हिंदुस्तान के जो हुजम है या उसकी जो खित्ते में जो उसकी हैसियत है उसको ज़ेब नहीं देता। तो पाकिस्तान में ये डर आखिर है क्यों? ये डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक्शन कश्मीर में आतंकियों पर शुरू हो गया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अदनान डार के घर की तस्वीर है। अदनान डार का घर उड़ाया गया है। हर रोज पाकिस्तान से हमले के बाद जो उनके हितैषी हैं कश्मीर में उन पर एक्शन हो रहा है। अगली तस्वीर देखिए, यह दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बांदीपुरा में जमील, आतंकी जमील के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है आतंकी का घर। बड़ी बात यह है कि आतंकी बंदूक उठाकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं और उनके लोग बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर के अंदर। अब उन पर एक्शन शुरू हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा, एक आतंकी ढेर किया गया है, एम्बुलेंस में उसका शव है, टेररिस्ट को मारा गया है। यह तस्वीर उसी आतंकी की। चार दहशतगर्दों के घरों को आज नेस्तनाबूद किया गया है। कश्मीर में सेना अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। चुन चुन कर आतंकी और उनके ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं। कुलगाम से पहलगाम और बड़गाम तक हर जगह एक्शन हो रहा है। बीती रात आपको बताऊं, शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर पर धमाका किया गया। टीआरएफ के एक्टिव आतंकी के आशियाने पर को तबाह कर दिया गया और बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये कि अदनान जैसे आतंकी और उनके अड्डे अब नहीं बचेंगे। सेना ने त्राल में भी एक आतंकवादी के घर पर बारूदी प्रहार किया। जैश से जुड़े आमिर नजीर वानी के घर साजिश और टेरर कनेक्शन के सबूत मिले। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और उसका घर उड़ा दिया है। बांदीपुरा में रात को एक और खूंखार आतंकवादी के घर धमाके से उड़ा दिया गया। जमील अहमद 9 साल से कश्मीर में एक्टिव है। कई आतंकी हमले में उसका नाम सामने आया है। कुपवाड़ा बॉर्डर से कालारूस इलाके में लश्कर आतंकी के घर पर भी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर फारूक तीदवा का घर धमाके से ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको बताता हूं, पिछले 3 से 4 दिनों में 10 आतंकी और उनके ठिकाने, उनके घर टारगेट पर हैं। बड़ी चीज ये है, ये बंदूक भारत के खिलाफ उठा रहे थे और इनका घर परिवार खानदान आराम से कश्मीर में रह रहा था। कौन कौन है इसमें से? पहला देखिए, आतंकी नंबर 1 आदिल हुसैन ठोकर नाम है इसका और ये बिज बेहड़ा अनंतनाग का है। इसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, 2024 में जम्मू कश्मीर लौट आया। पहलगाम हमले के लिए रेकी की थी इसने। आदिल पर 20 लाख का इनाम घोषित है। अगला नाम है त्राल पुलवामा से आसिफ शेख, लश्कर तैयबा का कमांडर है आसिफ। साथ ही आसिफ आसपास इलाके से परिचित भी है। आतंकियों को छिपने भागने में मदद की इसने। आसिफ पर भी 20 लाख का इनाम घोषित है।
आतंकी नंबर 3 एहसान शेख, पुलवामा जम्मू कश्मीर का निवासी, लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है। हमले के लिए सामान और हथियार मुहैया कराया। हमले की योजना में भी शामिल होने का शक है। काफी समय से पुलवामा में सक्रिय है। चौथा आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे, चोटीपारा शोपिया का है, लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है। कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। पहलगाम हमले में मदद का आरोप है। आतंकी नंबर 5 जाहिद अहमद, जो कि मतलहामा कुलगाम का है, लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है। ये जाहिद भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। पहलगाम हमले में मदद का आरोप है। जाकिर गनई, आतंकी नंबर 6, कुलगाम जम्मू कश्मीर से, 2023 से लश्कर तैयबा का सदस्य है। पहलगाम हमले में शामिल होने का शक है। आतंकी नंबर 7 हारिस अहमद, पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला, लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है। पहलगाम हमले में शामिल होने का आरोप है। आतंकी नंबर 8 निवासी शोपिया अदनान डार, जिसके घर को उड़ाया गया, टीआरएफ और लश्कर का सक्रिय आतंकी, 1 साल से आतंकी वारदात में शामिल रहा। आतंकी नंबर 9 जमील अहमद, निवासी बांदीपुरा, 2016 से सक्रिय आतंकवादी है। कई आतंकी संगठनों के साथ काम कर चुका है। आतंकी नंबर 10 आमिर नजीर, त्राल पुलवामा से जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और 2024 में आतंकवाद में शामिल हुआ और इसे सेना तलाश रही है। हमारे सहयोगी पहुंचे उस आतंकी के घर जिसे सेना ने उड़ाया है। इस वक्त मैं सोपियान में मौजूद हूं और तस्वीरें आप देखेंगे कि एक और आतंकी का जो घर है वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये घर दरअसल बताया जा रहा है आतंकी अदनान डार का। और आपको बता दें कि आतंकी अदनान डार 2024 में लश्कर से जुड़ा और उसके बाद पिछले 1 साल से वो एक्टिव था। और पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसमें अदनान डार की एक तरीके से भूमिका भी संदिग्ध थी। और उसके बाद जब फोर्सेज यहाँ पर पहुंचे, आप देखेंगे कि 2 मंजिला ये पूरा मकान था जो कि आईडी ब्लास्ट के बाद अब मलबे में तब्दील हो गया है। और आप अंदर देखेंगे कि जिस बक्से का जिक्र किया जाता है, अमूमन अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और उसमें 10 kg भी यहाँ पर लिखा होगा। हरे रंग का बक्सा आपको यहाँ पर नजर आएगा। कुछ ट्रांजिस्टर जैसा ये बॉक्स है और इस बॉक्स पर आप साइड में देखेंगे तो 10 kg भी लिखा हुआ है। हालांकि फोर्सेज ने इस घर को पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ यहाँ पर किया हुआ है। इस सर्च के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी ऐसी सस्पिशियस चीजें जो है वो मिल रही हैं और उसी बेसिस पर आगे जो कार्रवाई है संभवतः यहाँ पर की जा रही है। अब सेना एक तरफ आतंकियों के घर उड़ा रही है और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सेना ने आज कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया है। देखिए, घरों में जाकर, अंदर जाकर तलाशी हो रही है। और देखिए, सर्च ऑपरेशन का मकसद क्या है, जो हर शहर में शुरू हो चुका है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से सेना और पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में। घाटी में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी और उसका साथ देने वाले सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। खबर यह है कि सेना के एक्शन से लोकल आतंकियों में दहशत है। जम्मू कश्मीर में एक साथ 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तार किया है। ये आतंकियों के सबसे बड़े मददगार थे। इन्हें खुफिया जानकारी पहुंचाने का शक है इन पर। जहां भी आतंकी मूवमेंट का जरा भी शक है वहां एक्शन हो रहा है। और पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की भी युद्ध स्तर पर तलाशी की जा रही है। आतंकवादियों के स्केच जारी कर 20-20 लाख का इनाम जारी किया गया और इनके बारे में सेना को कोई भी अहम इनपुट मिले। इस बीच सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में कुछ और आतंकियों के सक्रिय होने की जानकारी मिली। सेना के कड़े एक्शन से आतंकियों के घने जंगल और खुफिया गुफाओं में छिपे होने की खबर है, जिन्हें खोजने के लिए सेना ने हाईटेक ड्रोन भी उतार दिए हैं। आइए अब आपको दिखाऊं, खुद मंत्री और सांसद मौजूद हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देख रहे हैं जितेंद्र सिंह, जो कि उधमपुर में आज मौजूद थे। वहां बैठक ले रहे थे, सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। बाकायदा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। टोपोग्राफी थोड़ी सी कठिन है वादी कश्मीर या कश्मीर घाटी की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर मैदानी इलाका है, वहाँ पर वैली है, यहाँ पर कहीं पहाड़ है, कहीं खड्ड है, कहीं नाले हैं और इसलिए थोड़ा सेना का भी काम कठिन रहता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सकुशल तौर पर यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है, सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं और
एक बड़ी सुखद बात यह है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं और हमारे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, उनका और प्रशासन का और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्स का बहुत अच्छा तालमेल है। ये राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है इलाका। यहाँ का हर नागरिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक इन्फॉर्मर के तौर पर काम करता है। एक तरफ आतंकियों की तलाश हो रही है, दूसरी तरफ सवाल यह है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक की आखिर जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि इस हमले की जांच अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एनआईए की टीम कर रही है। एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची और उसने जांच शुरू कर दी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सबूत जुटाए गए हैं अब तक, कैसे आखिर जांच आगे बढ़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए। आतंकी हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जान गई। एनआईए ने हमले को लेकर एफआईआर दर्ज की। 23 अप्रैल को एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची और घटनास्थल का दौरा कर सैंपल जमा किए। एनआईए ने सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। जांच एजेंसी ने सभी चश्मदीदों के बयान दर्ज करने शुरू किए। हमले में मारे गए सैनिकों के परिवार के बयान भी दर्ज होंगे। आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला किया था। 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है। एनआईए सभी लोगों से पूछताछ करेगी। बैसरन घाटी के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स की बारीकी से जांच होगी। आतंकी हमले के सीक्वेंस को तैयार किया जा रहा है। आतंकियों के आने और बाहर जाने को लेकर जांच हो रही है। आतंकी मॉड्यूल्स, स्थानीय नेटवर्क की भी जांच हो रही है। कश्मीर में मौजूद स्लीपर सेल्स की पहचान पर जोर दिया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। डीआईजी, आईजी और एसपी के नेतृत्व में एनआईए की कई टीमें बनाई गई। जम्मू कश्मीर पुलिस समिति अन्य एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। और आइए अब आपको सुनवाता हूं और दिखाता हूं, हमारे सहयोगी सुमित पहलगाम में उसी जगह मौजूद हैं जहां एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी। सुमित की रिपोर्ट देखिए जरा। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए पीछे आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। यहाँ जहाँ जो है आतंकियों ने पूरी तरीके से खूनी खेल जो है वो खेला, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद थे। ये पीछे आप जंगल देखिए, थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पीछे जंगल देखिए। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास में जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है। और इस पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ से शुरू की जाती है। देखिए जहाँ पर 28 लोगों की जान जिस बैसारन घाटी में ली गई, वहाँ पर कैसे खूनी साजिश जो है वो आतंकियों ने रची, कहाँ से वो पहुँचे, ज़रा कैमरे पर ध्यान रखिए। ये वो पूरा रास्ता है, ये पूरा जंगल का वो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जिसकी तरफ से एंट्री जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। इन आतंकियों ने वहाँ से ऊपर की तरफ से फायरिंग करनी शुरू की और वहाँ से सीधा गोलियां लोगों को मारते हुए वो सीधा अंदर तक जो है वो एंटर करते हैं। ये वो फेंसिंग है जिसे काट कर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से, और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। सुमित की रिपोर्ट आपने देखी पहलगाम से। एनआईए यही जांच कर रही है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि जांच के लिए वो भी तैयार है। पाकिस्तान कह रहा है हमें हमारे साथ जानकारी साझा करिए और हम भी जांच करने को तैयार है। पाकिस्तान ऐसी फ्रॉड जांच पहले भी कर चुका है। पाकिस्तान पहलगाम हमले की जांच की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच चाहते हैं, हमें भारत की जांच पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेगा। पाकिस्तान चाहता है कि जांच में रूस और चीन शामिल हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा रूस, चीन या पश्चिमी देश सकारात्मक रोल निभा सकते हैं, उन्हें एक जांच समिति गठित करनी चाहिए। पाकिस्तान भारत के हमले से बचने के लिए ऐसी मांग कर रहा है। 26/11 हमले में भारत ने न जाने कौन कौन से सबूत सौंपे, अमेरिका को भी सौंपे। सबूतों के बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ। भारतीय एजेंसी राणा से पूछताछ कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को भी सबूत सौंपे थे, लेकिन 26/11 का आरोपी हाफिज खुलेआम घूम रहा है। पाकिस्तान जांच के नाम पर मुद्दे को घुमाना चाहता है, भारत के एक्शन से बचने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, इतने डोजियर देने के बाद भी 26/11 मामले में कसाब को भी अपना आतंकी, अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं था। सुनिए जरा मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं। We call
for a neutral and पाकिस्तान पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करता है और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करता है। हमें भारत की जांच पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेगा। गेंद अब भारत के पाले में है। and justice is served. और आइए अब आपको दिखाऊं, इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिनपिंग से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसकी मदद करे। अगली तस्वीर दिखाऊं, पाकिस्तान ने बाकायदा चीन के विदेश मंत्री से बात की है और उसके बाद यह ट्वीट किया है कि चीनी विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। सुनिए जरा ख्वाजा आसिफ को क्या कह रहे हैं। चाइना हमारा जो है वो हमसाया है। चाइना तीसरा मुल्क है जिसका कश्मीर के साथ ताल्लुक है। पाकिस्तान का, भारत का और कश्मीर चाइना का। अब तीनों ममालिक जो है इस सारे डिस्प्यूट में डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हैं, इस सारे डिस्प्यूट के साथ, कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ। मेरा ख्याल है चाइना इस सरे फहरिस्त होना चाहिए। इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर जो होनी है, इमीडिएट हमारा नेबर है, इलाके में इसमें सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरा ये है कि चाइना जो है वो सारे प्रॉब्लम को जो है उसकी इंट्रिकेसीज जो है उसकी जो मिन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स जो है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत ठीक उस तरह से बदला लेगा जैसे इजराइल ने लिया था। इजराइल ने लिया था जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को उसी तरह से हमला करना चाहिए, वैसे ही जवाब देना चाहिए। पहलगाम में हमले के बाद से पूरा देश बदला मांग रहा है। पीएम मोदी भी बार बार कह रहे हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, लेकिन भारत बदला कैसे लेगा, इस पर दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत के पास इजराइल की तरह बदला लेने का विकल्प है। जैसे हमास ने इजराइल में घुसकर आम लोगों पर अटैक किया, ठीक उसी तरह पाक आतंकियों ने भारतीयों पर हमला किया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में घुसकर हमला किया। भारत भी पीओके में घुसकर पाकिस्तान से युद्ध छेड़ सकता है। पाकिस्तान के नेताओं को भी यही डर पल पल सता रहा है। सीमा के दोनों तरफ कुछ इसी तरह की तैयारी की जा रही है। हालांकि भारत के पास मोसाद जैसे प्लान का भी विकल्प है। जैसे मोसाद ने 1972 में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की म्यूनिख में हत्या हुई, फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट ने हत्याकांड को अंजाम दिया और इस हत्याकांड के बाद मोसाद ने 20 सालों तक हत्यारों का पता लगा लगाकर चुन चुनकर एक एक हत्यारे को दुनिया भर में मारा। मोसाद मरने वाले को पहले गुलदस्ता भेजकर बताता था कि हम भूले नहीं हैं, और फिर दूसरी जगह उसकी हत्या हो जाती थी जो इस हत्याकांड में शामिल था। सिर्फ इतना ही नहीं, मोसाद ने अब तक कई हमास चीफ को भी मार गिराया। जो भी हमास संगठन की गद्दी पर बैठता, मोसाद उसे साफ कर देता। भारत के पास भी यह रास्ता पहले है कि हमला करने वालों की गुप्त जांच हो और आतंकियों के साथ ही आतंकी संगठन के आका का भी सफाया हो। इजराइल के मोसाद की तरह भी भारत के पास भी खुफिया एजेंसी रॉ है, और रॉ का खौफ भी पाक में फिलिस्तीन में मोसाद की दहशत की तरह है। पाकिस्तान में आतंकी गुर्गे और भारत के दुश्मन हर दिन मारे जा रहे हैं, जिसका आरोप हर पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर लगा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। दीपक वोरा को सुनिए, क्या भारत भी इजराइल की तरह बदला ले सकता है? हम जब जो करेंगे हम चाणक्य नीति के अंतर्गत करेंगे। साम दाम भेद दंड। साम का मतलब होता है सारी दुनिया को हमने परसुएड कर दिया कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है दान, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर्स, वो हम ले चुके हैं, उनके हाथ में कटोरा है। तीसरा होता है भेद, जो 57 मुल्क हैं इंटरनेशनल जो मेंबर्स हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनमें से एक भी नहीं है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है। यहाँ फाइनली आता है दंड। इकोनॉमिक दंड हम दे चुके हैं सर। पानी वाला जो दंड है, मेरी बात मानिए सर, मैं उस एरिया में रहा हूँ, मैं विशेष सलाहकार हूँ वहाँ पर। ज़्यादा समय नहीं लगेगा सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करने के लिए, इसीलिए वो धमकियाँ देते हैं हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करेंगे, और फाइनली हमारी मिलिट्री एक्शन होगी। अब सवाल यह है कि आखिर जो हालात बने हुए हैं, देखिए जरा, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पहलगाम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहलगाम में लोग सड़कों पर उतरे और खुद को भारतीय और हिंदुस्तानी कह रहे हैं। मजलूमों का कत्लेआम, मजलूमों का कत्लेआम, पुलिस तो हमारी, पुलिस तो हमारी, पुलिस तो हमारी, मजलूमों का कत्लेआम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,
इस तरह के प्रदर्शन अब से पहले कभी कश्मीर में नहीं हुए और पहली बार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। इतने टेररिस्ट अटैक हुए, इतने हमले हुए, इतनी टारगेट किलिंग हुई, इस तरह के हमले पहली बार प्रदर्शन हो रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, लाल चौक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लाल चौक पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहा है कश्मीर में। आवाज दो, आवाज दो, तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। पहलगाम के कातिलों, शर्म करो, शर्म करो। पहलगाम के कातिलों, शर्म करो, शर्म करो। पहलगाम के कातिलों। अब देखिए जरा आखिर ये हालात क्यों बने, क्या वजह है इस तरह के हालात के पीछे। दरअसल एकाएक जो लोग सड़कों पर आए हैं उसके पीछे वजह है पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 35 साल में पहली बार है जब आतंकी हमले पर कश्मीरी सड़क पर आए। कश्मीर के आम लोग आतंकियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में विरोध इस बात का है कि हमला निहत्थे पर्यटकों पर हुआ। विरोध इसलिए हो रहा है कि इससे कश्मीर की तस्वीर खराब होगी और डर है कि पर्यटकों पर गोली चली इसलिए कश्मीर का पर्यटन बंद हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन कारोबार पर मार पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के होटलों के 90% कमरे खाली हैं। कश्मीर में अप्रैल, मई और जून का वक्त पर्यटन के लिहाज से अहम होता है। गर्मी में देश विदेश के लोग कश्मीर आते हैं जिनसे करोड़ों की कमाई होती है। लेकिन आतंकी हमले से कश्मीर की तस्वीर इन दिनों पूरी तरह बदल गई है। जो होटल, रिजॉर्ट और पिकनिक स्पॉट भरे होते थे वो सुनसान हो गए। इन 3 महीनों की कमाई से ही कश्मीरी पूरे साल का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले से पूरा कश्मीर सुनसान है। दावा तो यह है कि होटल कर्मचारियों की अगले महीने की सैलरी पर संकट है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, टैक्सी सर्विसेज समेत तमाम लोकल बिजनेस ठप। साल 2024 में 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा करीब 65,000 से ज्यादा विदेशियों ने कश्मीर का पर्यटन किया। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन से कश्मीर की कमाई करीब 12,000 करोड़ रुपए और यही कमाई 2030 तक हर साल 30,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद थी। हालांकि पर्यटकों पर हमले से कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। सुनिए जरा कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे हर बार ऐसा होता है तो हम अभी चाहते हैं कि इस बार पूरा एक्शन हो इस पे और फैमिलीज को इंसाफ मिले। जो ये अटैक हुआ ये किसी रिलीजियस पे नहीं हुआ, ये इंसानियत पे अटैक हुआ। ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। यहाँ हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई है। डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है कल्प्रिट जो है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो हमारे इस इलाके के खित्ता के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और हम इसको कंडेम करते हैं एंड वी आर इन सॉलिडारिटी विद ऑल द फैमिलीज। और आइए बात आज के सूत्र की। आज का सूत्र चाणक्य ने दिया, किसी को हद से ज्यादा सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य का सूत्र है नात्यंतम सरलेन भाव्यम गत्वा पश्यवन स्थलीम। मतलब जंगल में भी जो पेड़ सीधे होते हैं वो सबसे पहले काट दिए जाते हैं। दरअसल सीधे पेड़ों को काटने में मेहनत और समय कम लगता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को काटने में मेहनत और वक्त ज्यादा लगता है। इसलिए अक्सर सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। 2300 साल पहले दिए चाणक्य के इस सूत्र का आज भी उतना ही महत्व है। सीधे और सरल लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर और चालाक लोग ऐसे सहज लोगों का फायदा उठाते हैं, उन्हें कमजोर और मूर्ख समझकर प्रताड़ित करते हैं। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में यह करके दिखाया और ऐसा देखा था। उनके पिता को सीधेपन की भारी कीमत चुकानी पड़ी और साथ ही चाणक्य के पिता विदेशी आक्रमण से बचाने की तैयारी कर रहे थे। मगध के राजा ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया, फिर बेहद क्रूरता से उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तभी से चाणक्य ने तय कर लिया था कि सहज रहेंगे लेकिन सीधेपन का फायदा नहीं उठाने देंगे। जिंदगी में सहजता के साथ चतुराई और समझदारी भी रखनी चाहिए ताकि लोग आपका फायदा ना उठा पाए और आप धोखा ना खाएं। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।